हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज जो है बेसिकली हम बात करेंगे आंसर राइटिंग के ऊपर कि बहुत से बच्चों को ये लगता है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो न्यू हो, चाहे वो पुराने हो, चाहे वो जो है 1 या 2 साल अपने दे चुके हों या अभी देने की कोशिश कर रहे हों, कॉलेज वगैरह में हों, ठीक है। उनको भी ये लगता है कि यार आंसर राइटिंग जो है वो कब से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो ये सबसे बड़ा जो है वो एक तरीके से हर्डल लगता है कि भाई आंसर राइटिंग बेसिकली क्या है, क्यों करें, कैसे करें। जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, जब हमें सिलेबस ही नहीं पता, जब हमें कुछ पता ही नहीं, तो फिर हम आंसर राइटिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली आंसर राइटिंग के लिए अगर आप सोचेंगे कि पहले मैं सिलेबस पूरा करूंगा, पहले मैं सिलेबस पूरा करूंगा, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा, वो भी सेल्फ, फिर उसके बाद मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूंगा, फिर उस कोचिंग के मैं रिमार्क्स, या फिर मैंने पहले कोचिंग ज्वाइन कर लिया, पहले मैं इसका सिलेबस पूरा करूंगा। ठीक है, यूपीएससी का तो बाद में करूंगा, पहले जो मैंने जो कोचिंग ज्वाइन की हुई है पहले मैं उसका सिलेबस पूरा करूंगा, फिर उसके बाद मैं यूपीएससी का सिलेबस देखूंगा या देखूंगी, उसके बाद फिर मैं जो है टेस्ट दूंगी और फिर आंसर राइटिंग मेरी स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लगभग पंचवर्षीय योजना लेकर चल रहे हैं यूपीएससी में, अगर आपको लग रहा है होना या ना होना वो बात की बात है, वो बात की बात है बिल्कुल भी कि होगा या नहीं होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से सर्कमस्टेंसेस आप क्रिएट करते हैं अपने आसपास, तब जाके वो फाइनल होगा। लेकिन इनिशियल्स में अगर आप एक अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं, 7 8 9 घंटे 10 घंटे दे रहे हैं डेली के, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी पंचवर्षीय योजना है, तो आप इस पैटर्न पे चल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा इस पैटर्न पे चलने के लिए? कुछ नहीं, पहले आपको कम से कम 2.5 3 लाख रुपए की एक कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। 2.5 3 लाख की कोचिंग के ज्वाइन करने के बाद आपको उसका सिलेबस, कोचिंग का सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उनके टेस्ट देने पड़ेंगे, फिर आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे, फिर यूपीएससी के पीवाईक्यू जो हैं आप उनका टेस्ट देंगे। ठीक है, तो ये तो पंचवर्षीय योजना हो गई। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं भाई, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा या कोई गाइड पढ़ी, गाइड मतलब एम लक्ष्मीकांत की बात कर रहा हूं, गाइड मतलब स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं, अगर आपने वो पढ़ी और अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ लिया, और उसके पहले चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप आते हैं वापस उसके जो लास्ट में आप देखेंगे तो एक्सरसाइजेस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के अराउंड होते हैं, अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो मुझे लगता है आपको अपने आंसर्स लिखने स्टार्ट कर देने चाहिए। बेशक आप पहले पीवाईक्यू स्टार्ट कीजिए, उसके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के कुछ पैटर्न्स होते हैं, अगर इसमें क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको दिखा दूं। खैर इसमें मैंने शायद क्वेश्चन ऐड नहीं हुए इसमें, तो हाँ नहीं आए हैं, तो अगर यहाँ से भी देख ले तो सत्यनिष्ठा का मायने में अर्थ है कर्म वचन मन। अगर इसी को एक क्वेश्चन मान ले कि सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ होता है और ये कर्म मन और वचन को किस तरीके से प्रति जो है वो एक निष्ठ करती है, अगर यही एक क्वेश्चन देख ले, अगर यही मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कुछ क्या आ गए भाई, कुछ जो है पार्ट्स डिवाइड हो गए। पहला सत्यनिष्ठा क्या है, दूसरा उसका कर्म वचन और मन पे प्रभाव, और सत्यनिष्ठा होने की मतलब एकनिष्ठ होने की उसकी प्रकृति कैसी है। तो ये 3 टर्म्स में आ गया भाई। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा आंसर नहीं लिख पाऊंगा, तो आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, इसको आप पार्ट में डिवाइड करके कीजिए। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको लिखना है, बिना लिखे नहीं होगा। आप यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, फाइनल मेरिट में तभी आएंगे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग क्यों नहीं करते हैं बच्चे, उसके पीछे मेजर जो रीजन होता है वो क्या होता है, हम सही आंसर नहीं लिख पाएंगे, ऑन टाइम नहीं लिख पाएंगे, डर होता है, फोबिया होता है। तो भाई आप अपना कमरे में रहकर, अपने पर्सनल लाइब्रेरी में बैठकर आप आंसर लिखिए, सेल्फ इवेल्युएट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा इनिशियल डेज का आंसर है, अगर आप इस आंसर को देखेंगे तो ये मेरा इनिशियल जो टाइम पीरियड है जब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, ये मैंने तब लिखना स्टार्ट किया था। ये लगभग मैंने जो स्टार्ट किया था, तो लगभग मैंने ये 12 से लगभग 15 मिनट के आसपास लिखा होगा ये एक आंसर।
ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एक आंसर है जो मैंने लगभग 12 से 15 मिनट तक लिखा। ये फर्स्ट पेज है इसका, ठीक है, ये फर्स्ट पेज है, ये 12 से 15 मिनट में मैंने लिखा था। और ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2023 या 24 के आसपास मैंने जो है इसको लिखा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इतना लेंदी मैंने इसको लिख दिया था, मुझे खुद भी पता चल रहा था कि भाई मैंने पढ़ लिया है, थोड़ी बहुत समझ में आ गई हैं चीज़ें, लेकिन बस मैंने इसमें आके क्या कर दी, वॉमिटिंग कर दी। जो भी पढ़ा था सारा उड़ेल दिया, ना कोई इसमें पैटर्न, ना कोई एक हाईलाइटिंग, कुछ भी नहीं, बस जो पढ़ा था, जो रटा था, जो समझा था, वो मैंने इसमें आके उड़ेल दिया। तो अब ये मेरा पहला आंसर था, इस इनिशियल्स में मैं लिख रहा था, तो इसका मतलब क्या था, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए था? टॉपर्स की अगर आप कॉपी देखेंगे जो आप डाउनलोड कर लेते हैं, कई सारी साइट्स हैं, नाम नहीं लूंगा उन साइट्स का, वैसे भी वो आपको मिल ही जाएगा, विजन वगैरह, आप दृष्टि वगैरह की अगर उनकी साइट्स पे जाएंगे तो आपको वो आंसर कॉपीज मिल जाएंगी, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर तो लेते हैं, लेकिन वो डाउनलोड करने के बाद जब आप उनके आंसर्स देखते हैं, महलों वाले आंसर्स होते हैं, तो भाई वो महलों वाले आंसर्स देखकर आपको ऐसा लगता है कि भैया ये क्या हो गया, ये तो मैं अपने, आप उन महलों को देखकर अपने झोपड़े में ही आग लगा लेते हैं बेसिकली, ठीक है। मुरनाल सर की एक इकोनॉमिक्स वाले सर हैं मुरनाल सर, उनकी एक ये लाइन है कि भाई दूसरे के महल को देखकर अपनी झोपड़ी में आग लगा लेना, ठीक है। तो बच्चे ये कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या आपको आंसर राइटिंग जो है इनिशियल्स में करनी चाहिए या एंड में करनी चाहिए? भाई आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको नहीं लिख रहे हैं तो वो आपको याद भी नहीं रहने वाला है बेसिकली, ठीक है। ये इनिशियल से आंसर्स हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैंने आंसर को लिखना स्टार्ट किया, कि किस तरीके से जो है चीज़ों को थोड़ा बहुत हाईलाइट, थोड़ा बहुत पॉइंट, थोड़ा बहुत ऐड ऑन करने की कोशिश की। ये भी मेरा लगभग 9 मिनट के आसपास, 9 to 10 मिनट के आसपास मेरा आंसर पहुंच रहा था, ठीक है। ये भी मेरा 9 to 10 मिनट के आसपास मेरा आंसर पहुंच रहा था। ये फेस है सेकंड फेस, ये है मेरा सेकंड फेस। जब मुझे थोड़ा टाइम हो गया, 4 to 5 मंथ मुझे हो चुके थे आंसर राइटिंग करते करते, तो ये मैं यहाँ पर पहुंचा धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैंने कोशिश की कि जब हो गया 1 साल लगभग वगैरह जब, तो मैंने कोशिश की कि चलो यार अब अपने जो आंसर्स हम लिख रहे हैं उन आंसर्स को एक बार जरा चेक करवा लिया जाए। तो मैंने अपने सर से बात करी, तो उनको मैंने अपना आंसर लिख कर दिया। तो उन्होंने मुझे ये रिमार्क भी लिख कर दिया कि थोड़ा और अच्छा लिखें, थोड़ा और सुधारें, ठीक है। ये तो मतलब रिमार्क तो लिखना जरूरी ही था। इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज की और थोड़ा बहुत इसमें पैटर्न भी मैंने कोशिश की कि थोड़ा अपना लिखावट बदलूं। तो आप ये देख सकते हैं कि चीज़ों को हाईलाइट करना, पॉइंट करना, मेकिंग करना, फैक्ट्स को ऐड करना, हर एक पॉइंट के साथ अपना जो है 1-2 लाइन लिखना, और उसके साथ जरूर से जरूर क्या करना भाई, एग्जाम्पल्स ऐड करना, ठीक है। तो लेकिन ये फाइनल नहीं है, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी आंसर राइटिंग चालू है, अभी भी आंसर राइटिंग चालू है, अभी आंसर राइटिंग रुकी नहीं है, अभी आंसर राइटिंग कॉन्टिन्यूसली चल रही है। अभी भी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें की जा रही हैं, अभी भी मुझे अपनी कमी पता है, अभी भी चीज़ों को मैं चेक करवाता हूँ, अभी भी मेरे को लगता है कि हाँ मुझे सेल्फ इवेल्युएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या पहले दिन से और आखिरी दिन तक भी परफेक्शन आता है? नहीं, परफेक्शन कभी नहीं आता। अगर जिस दिन यूपीएससी जो है टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज है वो अगर लौटाने लगा, दिखाने लगा, तो सारे टॉपर्स जो हैं वो छुप छुप के घूमेंगे। क्योंकि जो नॉर्मली बात कह लेना, अपनी बात को रख लेना कि हमने ऐसा लिखा, वैसा लिखा, हम ये कर चुके थे, हम वो कर चुके थे, कहना बहुत आसान है। लेकिन रियल लाइफ कंडीशन आती है, एग्जाम कंडीशन, जब एग्जामिनेशन हॉल में जब अननोन क्वेश्चंस आते हैं, तब उस टाइम पीरियड में जो भी आपको समझ में आता है सिर्फ आप वो लिखते हैं। तो यहाँ पर टोटल किसी का क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधी सी बात है। आपको क्या करना है भाई, आपको करना है बेसिकली आंसर राइटिंग स्टार्ट। चाहे आप किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आपको बहुत कुछ आता हो, चाहे आपको बहुत कुछ ना आता हो, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको आता है, आप लिखिए उसको। अगर आपको लगता है कि यार मैं किसी को सेंड करूंगा, मैं किसी को दिखाऊंगा, मैं किसी से चेक कराऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, तो भैया सेल्फ इवेल्युएट करिए। आप सेल्फ इवेल्युएट कीजिए, आप खुद से चेक कीजिए, आप जो है चैट जीपीटी का यूज कीजिए, आप उसको आंसर सेंड कीजिए, उसको बोलिए कि भैया मेरे इन आंसर्स में जो कमी है वो मुझे बताओ, कि मेरे इन आंसर्स में क्या कमी है,
ठीक है। तो आप सेल्फ इवेल्युएट कीजिए, खुद को देखिए, इसके सॉल्यूशंस देखिए, इसके सॉल्यूशन देखिए, अपनी कॉपी को आप उसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए, उसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए जो किसी टॉपर ने लिखा हो। फिर आप उसको मैच कीजिए कि भैया टॉपर ने इसमें क्या लिखा, कैसे पॉइंट्स ऐड किए, एग्जाम्पल कहाँ वो सोच रहा था उस टाइम पीरियड में, कहाँ मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ तक आते आते मेरे हिसाब से अब ये वाला जो आंसर है ये मैंने लगभग 5.8 और 9 सेकंड में कुछ लिखा होगा मैंने, मिनट सॉरी, कि लगभग 6 मिनट मान लीजिए, ठीक है। ये मैंने आंसर जो है यहाँ तक आते आते 6 मिनट में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ इतने लेंदी लाइंस पैराग्राफ टाइप का आ रहा था, इतने सारे एग्जाम्पल्स ऐड हो रहे थे, इतने सारे पॉइंट्स ऐड हो रहे थे, उन्हीं की वजह से क्या हुआ कि टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वहीं धीरे धीरे जब ये टाइम लिमिट हुआ तो क्या हुआ भाई, पॉइंट्स भी लिमिट हो गए, पॉइंट्स भी काफी ज्यादा लिमिट हो गए और काफी ज्यादा एग्जांपल्स भी लिमिट हो गए। तो सिर्फ टू दी पॉइंट ही बात यहाँ पर करने को बच जाती है अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, वैसे भी हिंदी में हर एक वर्ण, हर एक शब्द लिखने के लिए आपको वैसे भी जो है पेन उठाना पड़ता है, नहीं तो फिर राइटिंग देख सकते हैं आप, राइटिंग के क्या हाल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, लगातार इम्प्रूव करना है, लगातार कुछ ना कुछ लिखना है। ऐसा नहीं है कि मेरी आंसर कॉपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बिल्कुल नहीं, मेरी तो एकदम थर्ड क्लास है, राइटिंग देखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही सब कुछ कीजिए, मेरे से सीखिए, बस मैं आपको एक तरीके से एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप कहाँ पर गलती कर सकते हैं, आप उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, उनमें क्या बदलाव ला सकते हैं। कोई भी अपनी कमियों को ऑनलाइन नहीं बताता भाई कि मेरे क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, मेरे क्या ड्रॉबैक्स हैं, मेरी क्या कमी है, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी कमी क्या है। वो सिर्फ अपने आप को परफेक्शन दिखाता है कि भैया हम ही परफेक्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो दिखाता है हम ही परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। आपकी जो कमियां हैं आप उसको खुद ढूंढिए, उन कमियों पे काम कीजिए और आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आप 2026 का दे रहे हैं या 7 का या 8 का या आगे कोई भी आप देना चाहते हैं, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं सबसे बेसिक मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज जो है पीछे वो सॉल्व कीजिए और उसके बिहाफ पर आप देखिए कि आप कितने टाइम पीरियड में अपने आंसर को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है भाई। किसी भी तरह की कोई हेल्प हो, कुछ चाहते हो, कुछ अपने आंसर्स भेजना चाहते हो, देखना चाहते हो, टाइम करना चाहते हो, कुछ भी जैसे भी सो एंड सो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।